हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा ये लेसन था ना, ये चल रहा था वैदिक एज के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो वेद थे, वेदों की रचना हुई, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया कि जैसे हमने पहले जाना कि पहले पाषाण युग हुआ, फिर मनुष्य ने एक जगह सेटल होकर रहना सीखा, फिर धातुओं की खोज की। तो जब वो सेटल होकर रहने लगा, उसी समय में कौन सा समय आया? हमारा वैदिक एज, यानी वेदों का समय। वेदों का समय इसे इसलिए बोलते हैं, इस समय में कितने वेद रचित हुए थे? 4 वेद इसी समय में लिखे गए थे। और वेद इस समय में लिखे गए थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वैदिक एज। इसी समय में जो इंडो आर्यन, मतलब जो आर्य लोग थे, वो भारत आए थे। और आर्य लोगों के बारे में लोगों का ये मानना है कि हम ये पक्का नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं सेंट्रल इंडिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी जो मध्य भाग है एशिया का, वहाँ से। कुछ मानते हैं यूरोप के देशों से आए होंगे, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों से। कुछ कहते हैं कि ये भारत के ही रहने वाले थे। तो इस बारे में मतलब हर इतिहासकार का क्या है? अलग अलग मत है। फिर इसमें हमने पढ़ा जो आर्य लोग थे वो भारत में आकर के सेटल्ड हुए, और यहाँ उन्होंने 4 वेदों की, अलग अलग वेदों की टाइम के वाइज रचना हुई। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद, जो सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद कौन सा वेद लिखा गया? सामवेद। उसके बाद यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। और ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद में तो तकरीबन ये मिलती हैं कि जो देवी देवताओं के भजन हैं, पोएम्स हैं, गीत हैं, वो लिखे हुए हैं। अथर्ववेद ऐसा है जो बुरी आत्माओं से बचाने का, जादू टोना टोटका जो है, वो चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेद जैसे ही दूसरे जो हमारे टेक्स्ट हैं, यानी दूसरी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे ब्रह्मा, अरण्यक, उपनिषद, उपदेव, महाभारत, रामायण। तो ये महाभारत से रामायण जो है, उससे ही मिलकर क्या बना है? आपका पुराण बना है। तो इसमें ये बताया है कि उपनिषद लिखा गया है, उसमें क्या है? पूरे जितने भी महान संत हुए हैं, उनकी जो बातें हुई हैं, उन्होंने जो वचन प्रवचन दिए हैं, वो इकट्ठे मिलते हैं। तो ये किसी ना किसी तरह से हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। फिर हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा था कि जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो क्या है? पूरा ज़्यादातर जो हिस्सा था, जो आर्य लोग रहते थे, वो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रहते थे, उत्तर पूर्वी भारत में। और ये एरिया ये पूरा कवर करते थे, जिसमें हमारा आज का हरियाणा, पंजाब, दोनों एरिया आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक से एज के बारे में, क्योंकि हमने देखा ना वैदिक जो समय था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक वो था जब मनुष्य शुरू में सेटल्ड लाइफ जीने लगा, जब वो उस समय की शुरुआत हुई। लेटर वैदिक वो था जो आगे, मतलब पूरा बीतने के बाद पीछे का जो समय आ जाता है वो। तो देखिए, अर्ली वैदिक जो एज था वो 1500 से 1000 BCE में चला। एज द ऋग्वेद वॉज कम्पोज एट दिस टाइम, और ऋग्वेद का जो कम्पोज मतलब बनाया गया था इसी समय में। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ऋग्वेदिक पीरियड, और इस समय को इसीलिए ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी समय में हुई थी। एंड इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, और ये मुख्य स्रोत है जो जानकारी प्रदान करता है हमें इस समय के बारे में। यानी जो अर्ली वैदिक समय है ना, उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसा क्या कुछ खाते थे, क्या पहनते थे, क्या काम करते थे, उस सब की जानकारी हमें कौन देता है? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में पूरा इसका वर्णन किया गया है। अब देखो, पॉलिटिकल लाइफ का मतलब है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन से मतलब है कि शासन कौन चलाता था, कौन राजा होता था या कोई मुखिया बनाया जाता था, कैसे पूरा शासन को संभाला जाता था, उसके बारे में है। देखो, द अर्ली वैदिक सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट ट्राइब्स कॉल्ड जना। जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यानी पहले का जो वैदिक समय था, उसमें बहुत सारी जनजातियाँ शामिल थी जिन्हें जना कहा जाता था, जन कहा जाता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रूलर नॉन एज राजा। हर जनजाति का, यानी जैसे ग्रुप थे ना, अलग अलग कास्ट के समूह बने हुए थे, उनका हर अलग अलग जनजाति का क्या होता था? अलग अलग राजा होता था, जिसे राजन कहते थे। ही वॉज यूजली इलेक्ट एज राजन बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड एबिलिटी टू लीड हिज ट्राइब इन वार एंड रेड्स। आमतौर पर राजा का जो चुनाव है इस आधार पर होता था, जो जितना बहादुर हो, युद्ध करने में मतलब ज़्यादा दिलदार हो, डरता ना हो और दुश्मन का दब के सामना करता हो, और उसके अंदर योग्यता हो कि वो अपने पूरे कबीले को, जो उसका समूह है, उसको एक साथ बांध के रखे और उसकी बात को लोग माने, उसको राजा बनाया जाता था। सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम राजन।
ये नहीं है कि जैसे मान लो जो राजा बना हुआ है तो उसका बेटा फिर राजा बनेगा, इसमें ऐसा नहीं होता था इस समय में। इस समय में जिसके अंदर योग्यता होती थी वो राजा बनता था। अब जैसे जो राजा बना हुआ है, अगर उसका पुत्र उसके जैसा बहादुर है, वीर है, कबीले का नेतृत्व कर सकता है, उसको संभाल सकता है, तो ही राजा बनेगा, अदरवाइज राजा नहीं बन सकता। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, राजा है, राजा का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन इस समय में ऐसा नहीं था कि पिता की मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, इसमें ऐसा नहीं था कि पिता की मृत्यु हो गई और वो राजा था तो फिर उसको उसके बेटे को राजा बना दिया जाए। इसमें उसकी योग्यता और कुशलता के आधार पर राजा को चुना जाता था। सो द पोजीशन ऑफ द राजन वाज नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी होता है परंपरागत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ही उसके चलते रहते हैं, है ना, होता है ना भाई, राजा है फिर उसका बेटा बनेगा, फिर अगला जो उसका बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। लेकिन इसमें इस समय में ऐसा नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा नहीं बनते थे। ऋग्वेदिक राजन्स डिड नॉट कलेक्ट टैक्स, और ऋग्वेद के समय में जो राजा होते थे वो टैक्स भी इकट्ठा नहीं करते थे, कर नहीं लेते थे। दे मैनेज्ड विथ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस बली मेड बाय मेंबर ऑफ द ट्राइब्स, और ये मैनेज करते थे अपना जो कंट्रीब्यूशन होता था, बलि वगैरह देना होता था ना, जैसे लोग बलि देते थे या जो भी चढ़ावा देते थे, उससे ही वो अपना मतलब देखता था कि कैसे काम चलाया जाए। द राजन टुक डिसीजन इज कॉन्सुलेशन विद द सभा एंड समिति विच आर ट्राइबल असेंबली। राजा ही फैसला लेता था जब सभा और समिति, ये मतलब जो जिस कबीले का वो राजा होता था उसके जो लोग होते थे उनसे मिलकर के बनती थी सभा। ठीक है, सभा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जहाँ लोग इकट्ठे हों, जैसे ग्राम सभा बोलते हैं हम, गांव के लोग होते हैं। उस समय में उनकी जो कबीले की जाति होती थी उसके लोग होते थे, और समिति होती थी जिनकी असेंबलीज होती थी। असेंबली मतलब जो एक जगह इकट्ठा होकर किसी भी बात पर विचार विमर्श किया जाता था। वुमेन कुड ऑल्सो अटेंड द सभा। इस समय में औरतें भी जो है सभा का हिस्सा होती थी, यानी औरतें भी क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। ऐसा माना जाता है कि औरतों की स्थिति वैदिक समय में, अर्ली वैदिक समय में बहुत अच्छी थी, औरतों को पूजा जाता था, इज्जत दी जाती थी, सम्मान दिया जाता था। लेटर वैदिक समय में स्थिति उल्टी होती गई और वो स्थिति कंटिन्यू क्या हो रही है, बिगड़ती जा रही है। देखिए आगे, द प्रेयर ऑफ द prosperity of the tribe was conducted by the पुरोहित who used to advise the king on religious matter। कोई भी प्रार्थना होती थी, कोई भी कार्य होता था, धार्मिक यज्ञ करवाना है, कोई पूजा पाठ करवानी है या कोई भी आरती वगैरह करवानी है, तो वो काम कौन करता था, पुरोहित। पुरोहित समझते हो ना, मंदिर का जो बड़ा पुजारी होता है वो। और वो किसको सलाह देता था, राजा को सलाह देता था धार्मिक मुद्दों पर, शासन चलाने के लिए नहीं, जो धर्म से संबंधित काम होते थे, जैसे राजा को बताता कि भाई ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा, ऐसी सलाहें, जो धार्मिक सलाहें होती थी वो देता था। द सैनी आर्मी चीफ, सैनी बोला जाता था जो उसकी सेना का मुखिया होता था, सेनापति जो होता है ना उसको। फाउट वार्स, लड़ाइयाँ लड़ता था। वॉरियर यूज्ड एक्सेस, जो योद्धा होते थे, यानी जब आपस में युद्ध होते थे तो उस समय में जो हथियार यूज़ किए जाते थे वो होते थे कुल्हाड़ी हो गई, स्वॉर्ड तलवार हो गई, स्पीयर हो गया, एंड ऑल्सो बो एंड एरोज, और तीर और कमान, धनुष बाण देखे ना, वैसे नहीं तो तुमने आजकल ये रामायण महाभारत बहुत चल रही है, इनमें देखे होंगे। तो इस समय में इन हथियारों का यूज़ किया जाता था। ऋग्वेद हैम्स रीड्स, क्योंकि ऋग्वेद की जो पोएम्स हैं या जो गीत हैं उनमें लिखा हुआ है, विद द बो लेट अस विन काउ, अपने धनुष की मदद से चलो गायों को जीतते हैं। पहले समय में ये लड़ाई नहीं होती थी कि मेरा साम्राज्य यहाँ तक होगा, क्या लड़ाइयाँ होती थी, किसी के पास ज़्यादा गाय हैं उसकी गायें युद्ध करके जीत ली, किसी के पास खेत अच्छे हैं उसके खेत जीत लिए, ठीक है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। विद द बो लेट अस कंक्यूर द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चलो अपने धनुष के बल पर हम संसार का ये कोना जीत लेते हैं। ये मतलब ऋग्वेद में ये लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसमें बो का जिक्र हो रहा है। बो मतलब क्या होता है, आपका धनुष। तो इससे पता चलता है उस समय के लोग किसका इस्तेमाल करते थे, धनुष का। इकोनॉमिक लाइफ देखो बेटा, इकोनॉमिक होता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन से मतलब लोग गरीबी में थे, सही काम चलता था, कैसा जीवन था उनका देखो। एग्रीकल्चर एंड रियरिंग कैटल वर द मेन ऑक्यूपेशन, खेती बाड़ी करना और मवेशी रखना। मवेशी का मतलब इकट्ठे गाय भैंस, इनका झुंड रखते थे लोग, ये उनका मुख्य व्यवसाय था। द काव वॉज वन ऑफ देयर फेवरेट एंड स्केयर्ड एनिमल, गाय एकमात्र उनका पसंदीदा और पालतू जानवर होता था। इट वॉज देयर प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ वेल्थ, वो इसे अपना आधार मानते थे, अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते थे। द किंग गिफ्ट काउज टू द प्रिस्ट, राजा जो है जो गाय होती थी वो पुरोहितों को दान देता था, यानी गऊ का दान बहुत अच्छा समझा जाता था। मोस्ट ऑफ देयर
वार्स वर, ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ थी, फाउट फॉर द सेक ऑफ काउ, ज़्यादातर लड़ाइयाँ गायों को जीतने के लिए लड़ी जाती थी। द काउ वॉज ऑल्सो देयर यूनिट टू बार्टर इन रिटर्न फॉर अदर गुड्स, और या फिर गायों का आपस में लेन देन किया जाता था सामान के बदले। जैसे मैंने कोई सामान लेना है, मेरे पास अनाज है, अनाज दे दिया, बदले में गाय ले ली। तो आज यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी मैं, तो आप यहाँ तक इस लेसन को रीड करके देखना, ठीक है।